Cut away down towards third man. That is a highly accomplished Test match 100. दोस्तों, हम आज फिर लेके आए हैं एक नया एपिसोड। आप देख रहे हैं चैंपियंस ए ट्रॉफी। मैं हूं पीडी और मेरे साथ है शिकागो से एमजे। एमजे, क्या हाल चाल है? मैं अच्छा हूं दोस्त, कैसे हो आप? बहुत बहुत बढ़िया। तो आप और हम बात कर रहे थे कि क्या भारत की बैटिंग, जितना उनका अभिमान है, क्या उनकी रैंकिंग भी दुनिया में वैसी है? क्या हम जैसा सोचते हैं, हमारे मन में जो इमेज है भारतीय बैट्समैन की, क्या वो दुनिया में उनका स्थान उतनी ही इज्जत या उतने ही हायर ऑर्डर पे है? तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले भारत के ओपनर्स के बारे में। क्या हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन हैं, खासकर केएल राहुल के बारे में बात करेंगे। उन्होंने 2 शतक मारा, 1 अर्धशतक मारा। चौथे मैच में ऐसा लगा, तीसरे मैच में लॉर्ड्स में ऐसा लगा कि उनकी सेंचुरी के चक्कर में पंत आउट हुए। चौथी इनिंग्स में उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी, पर वो सेकेंड डे कैरी नहीं कर पाए अपनी इनिंग्स और भारत आउट हुआ। भारत जल्दी आउट हो गया, 58 पे 4 थे और फिर ऑल आउट हो गई भारत। तो उनका योगदान मैच विनिंग पोजीशन में नहीं रहा। और ये एक आर्ग्यूमेंट जनरेट किया कि क्या राहुल वो बैट्समैन हैं जो दुनिया में इतने हायर पायदान में है कि उनसे उम्मीद की जाए कि आप ऐसी स्थिति में भारत को जिताएं। तो राहुल के बारे में बात करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या राहुल भारत दुनिया में इस समय टॉप 5 बैट्समैन में है, ओपनिंग बैट्समैन में है? देखिए, मुझे जो लगता है मैं आपको बताता हूँ कि हम ये देखना चाहते हैं और हम जो ये एनालिसिस कर रहे हैं, हमारी ये थॉट प्रोसेस इस पे ये है कि हम अपना थोड़ा बायसेस जो होते हैं, राइट, हम सबकी अपनी फेवरेट टीम होती है, पर अपना जो बायसेस थोड़ा सा साइड में रख के उसको एनालाइज करना है। क्या होता है कि एक बहुत ही ज़्यादा रिसेंसी बायस होता है, तो जब इनिंग में कोई सीरीज में अच्छा खेल रहा है तो पीपल टेंड टू लुक कि भाई हाँ यही बंदा अच्छा है। पर कई बार क्या होता है कि वो चीज़ सही नहीं होती है उसको जज करना। वी हैव टू लुक एट कि ओवरऑल क्या रहा है, क्या नहीं रहा है, रिसेंट परफॉर्मेंस को भी रखना पड़ता है। और उस सब के बेसिस में मैं देखूँ, मेरे हिसाब से केएल राहुल आज की डेट में टॉप 5 ओपनर्स में नहीं है वर्ल्ड के। आई डोंट कंसिडर हिम इन टॉप 5 ओपनर्स। मैं भी आपको अग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि राहुल इस समय टॉप 5 ओपनर्स में नहीं है। और अगर वो नहीं है तो वो कौन बैट्समैन है, वो कौन 5 बैट्समैन है जिन्हें हम उनसे ज़्यादा और हायर ऑर्डर में रैंक करते हैं? तो शुरुआत करते हैं रैंकिंग दर्शकों के लिए। हमारी तरफ से नंबर 5 है दुनिया में। देखिए, मेरे को लगता है वो टॉम लेथम है। टॉम लेथम काफ़ी अच्छे ओपनर है। वो कुछ कंडीशंस के लिए ही मेंट फॉर इट, राइट। वो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलते हैं। वो अपने उनके हर एक विकेट लेने में एक डिफिकल्टी होती है हर बार बॉलर्स को। आई वुड कंसिडर हिम स्पेशली फॉर ओपनर। इट्स ए वेरी ग्रेट क्वालिटी टू हैव कि भाई आप अपने विकेट के ऊपर एक प्राइस चेक लगा के रखा हुआ है कि आपको इतनी अच्छी लेवल की बॉल करनी पड़ेगी तभी मैं आपको देखूँ। हाँ, मैं अग्री करता हूँ। टॉम लेथम जो है, उन्होंने 80 से ज़्यादा मैच खेले हैं, न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं और उनका विकेट लेना एक ऑपोजिशन के लिए हमेशा डिफिकल्ट रहता है। उनका एवरेज 38 का है, तो नॉट एग्जैक्टली 40 बट इट्स क्लोजिंग ऑन 40। बस 80 मैचों में 38 का एवरेज आज के समय में काफ़ी ठीक है, मुझे लगा रिस्पेक्टफुल है। टॉम लेथम का ने और कई बार मजबूत रन भी बनाए, कड़े रन भी बनाए हैं। वो नीचे भी बैटिंग ऑर्डर किए हैं, ऊपर भी बैटिंग ऑर्डर किए। उन्होंने कई डिफिकल्ट सेंचुरीज मारे हैं। तो मैं भी टॉम लेथम को ऑर्डर ज़्यादा रैंक करूँगा और नंबर 5 पे टॉम लेथम। नंबर 4 की ओपनिंग में है, जो हमारी रैंकिंग में आते हैं। नंबर 4 के ओपनर है एडन मार्करम। मेरी समझ से एडन मार्करम ने अभी रिसेंटली एक बहुत ही शानदार कड़ा सेंचुरी मारी थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। ऐसा लाइनअप जहां पे आपके पैट कमिंस हैं, स्टार्क हैं, बोलैंड हैं, हेजलवुड हैं और ज़रूरत पड़ी तो नेथन लायन है। और ऐसे बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट उन्होंने 280 रन चेस किए चौथी इनिंग में लॉर्ड्स में। कुछ ही महीने पहले की बात है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। और ये शायद पहला वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट था जो साउथ अफ्रीका ने जीता। इसके पहले बहुत साल पहले उन्होंने जीते थे। मुझे लग रहा है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी उन्होंने, पर ये पहला उनका टेस्ट मैच पे एक बड़ा टूर्नामेंट था जो उन्होंने जीता। तो इसलिए हम लोग 4 पे मार्करम को रखेंगे। आपका क्या ओपिनियन है एमजे?
जी, मैं अग्री करता हूँ एडन मैकरम के केस में। एडन मैकरम के केस में 2 चीज़ है उनमें क्वालिटीज़ है। एक है उनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आपको ओपनर अगर आपका लीडर है तो आपको पता है कि अगर मेरा लीडर अगर उस नंबर पे खेल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा ट्राई करेगा। बहुत डिफ़िकल्ट प्लेसेस में वो बैट करते हैं। पिचेस इतनी सूट नहीं करती बैटिंग को, फिर भी उनके रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। और दिखता है कि जब भी ज़रूरत होती है टीम को, जब क्रिटिकल सिचुएशन होती है, तब जाके वो रन बनाते हैं। और फिर वो जिस दिन उनका दिन रहता है तो बहुत अच्छे बॉलर सामने हों, वो बहुत ही बढ़िया खेलें। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, साउथ अफ्रीका जो जगह डेस्टिनेशन है बैट्समैन के लिए, वो ग्रेवयार्ड रही है। वहाँ पे बैट्समैन का सबसे कम एवरेज है इस समय दुनिया में। आप अगर बैट्समैन के एवरेज देखें किस देश में सबसे कम है, तो साउथ अफ्रीका की रैंक आती है उसमें। साउथ अफ्रीका के पिचेस फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी कंड्यूसिव हैं। साउथ अफ्रीका के खुद के फास्ट बॉलर्स काफ़ी अच्छे हैं। और इस समय मुझे लगता है कि हर टीम के पास 1-2 बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। मोस्ट टेस्ट 5 या 6 आप 5 या 6 टेस्ट क्रिकेट टीम के मेंबर्स को अगर देखें तो सबके पास 1-2 बहुत ही शानदार बॉलर हैं जो उन कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो चूँकि वो 50% से ज़्यादा क्रिकेट साउथ अफ्रीका में खेलते हैं, और फिर सेना कंट्रीज़ भी आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, ये सारे डिफ़िकल्ट कंडीशंस माने जाते हैं रन बनाने के लिए। और भारत भी बहरहाल रिसेंटली आपने देखने को मिला काफ़ी टर्निंग पिचेस बनाई है। तो मुझे लगता है मार्करम उन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए 37-38 का एवरेज, कई मैच विनिंग परफॉर्मेंस, मैं भी उनको नंबर 4 पे रैंक करूँगा। नंबर 3 पे आपके हिसाब से कौन है एमजे इस समय वर्ल्ड क्रिकेट पे एज एन ओपनर? नंबर 3 जो है ना वो बहुत ही क्रिटिकल प्लेस है, राइट। मेरे को लगता है कि इस जगह पे मैं रखूंगा, आई डोंट नो यू एग्री विथ मी और नॉट, मैं इस समय रखूंगा उस्मान ख्वाजा को। माइट बी लाइक डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, बट मेरे हिसाब से वो नंबर 3 पे है। क्योंकि देखा जाए ना उस्मान ख्वाजा का गेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सूटेड था, बोला जाए तो सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस के लिए, जैसा उनका गेम टेक्निकली स्पीकिंग, राइट। पर जैसा वो उन्होंने आउटसाइड एशिया परफॉर्म किया है, वो दिखाता है कि भाई उन्होंने अपने गेम पे कितना वर्क किया है। दूसरा है कि वो बहुत गिफ्टेड प्लेयर नहीं है अगर अपन देखा जाए तो, चाहे वो पेस में ही डजंट नेवर लुक्स वेरी कंफर्टेबल, बट जो लिमिटेड अमाउंट के टैलेंट का जो उन्होंने यूटिलाइज किया है, जो उनका ग्रिट है, डिटर्मिनेशन है कि भाई मेरे को सक्सीड करना है इंटरनेशनल स्टेज पे। अपन ने देखे कई सारे ओपनर, कई सारे बैट्समैन आते हैं वर्ल्ड में जो कि 1-2 साल बहुत शाइन करते हैं, उनका लगता है कि यार ये बहुत ही अच्छे वर्ल्ड बीटर होंगे, देन उनका इंटरेस्ट चला जाता है, उन लोग उतना ज़्यादा अपने चीज़ पे वर्क नहीं करते, राइट। अपने ही इंडिया में ही कई एग्जांपल्स हैं बैट्समैन के जो आए हैं, जो लगता था कि हाँ ये बढ़िया बन सकते हैं, चाहे पृथ्वी शॉ हो गए, कुछ हो गया। उसके कंपैरिजन में हम देखें कि भाई यहाँ पे उस्मान ख्वाजा है, टैलेंट कम है, बट मानना पड़ेगा कि उन्होंने जिस हिसाब से अपने आप का करियर अपना ढाला है, कमेंडेबल। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा डिफरेंस रखता हूँ ओपिनियन में। मुझे लगता है 3 पे है बेन डकेट उस्मान ख्वाजा की वजह से, और मैं आपको रीज़न देना चाहूँगा। मुझे लग रहा है कि उस्मान ख्वाजा शायद 2 नंबर पे आएंगे और मेरी लिस्ट में बेन डकेट 3 नंबर पे आएंगे। और इसका ये रीज़न है कि उस्मान ख्वाजा ने 80 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं, 42 से ज़्यादा औसत है। ये जितने भी अभी हमने 3 बैट्समैन डिस्कस किए, लेथम और मार्करम, इन सब से ज़्यादा उनका औसत है, उन सबसे ज़्यादा उनके सेंचुरीज़ हैं। और तो और अभी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि सारी दुनिया में फास्ट बॉलर्स हर टीम के पास 5 या 6, स्पेशली टॉप टीम्स अगर देखें तो 2-2 फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, हाई क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं। पाकिस्तान में ले लें, इंग्लैंड में ले लें, भारत में ले लें। और जो पिचेस रही हैं पिछले कुछ सालों में जो देखने को आई हैं, स्पेशली सेना कंट्रीज़ में, बाहर भारत के बाहर, वो पिचेस फास्ट बॉलर्स को बहुत हेल्प कर रही हैं। तो ये एक तरह से एक गेम बन चुका है जहां पे 250-300 का स्कोर हम रेगुलरली देख रहे हैं। और ऐसे में एक किसी बैट्समैन का इतने लंबे अरसे तक 40 के ऊपर औसत करना, स्पेशली आप नए बॉल के अगेंस्ट खेल रहे हैं, स्विंगिंग कंडीशंस के अगेंस्ट खेल रहे हैं, मुझे लगता है बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं अग्री करता हूँ आपकी बात से कि वो गिफ्टेड प्लेयर नहीं है, उन्होंने अपने गेम को ढाला है, वो बैकफुट पे ज़्यादा खेलते हैं, पुल हुक उनकी खासियत है, कट करना ये उनकी खासियत है, उनके गेम का मेन स्टे है। पर उनके रिकॉर्ड और उनके कैरेक्टर की वजह से मैं उनको नंबर 2 पे रखना चाहूँगा। नंबर 3 पे मेरे हिसाब से बेन डकेट हैं।
अग्रेसिव बैट्समैन है, बेसबॉल के हिसाब से खेलते हैं, वो अपने दिन पे गेम्स को पलट सकते हैं। आपने देखा कैसे इंग्लैंड ने 378 रन चेस किया, 42 का औसत है उनका, औसत थोड़ा सा कम 41-42 का, पर उन्होंने गेम को अपनी तरफ से रुख मोड़ दिया, इंग्लैंड को जीतने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो मेरी तरफ से नंबर 2 ख्वाजा है, नंबर 3 बेन डकेट है। देखिए, मैं बहुत सारी बातों से आपकी एग्री करता हूँ। द ओनली थिंग मेरे को है यहाँ पे कि एक उस्मान ख्वाजा आज की डेट में जब हम बात करते हैं कि करंटली कौन है, तो उनका ओवरऑल रिकॉर्ड देख सकते हैं अपन, पर मेरा जो तरीका है देखने का वो है कि आज की डेट में अगर मैं बॉलर हूँ, फर्स्ट बॉलिंग कर रहा हूँ, मेरे सामने बेन डकेट है, मेरे सामने उस्मान ख्वाजा है, तो मैं किसको कंफर्टेबल हूँ बॉलिंग करने में। तो मुझे ऐसा लगता है एज ए बॉलर मेरे लिए हमेशा बेन डकेट एक चैलेंज रहेंगे, क्योंकि बेन डकेट का दिन अच्छा है तो वो मेरा स्टार्टिंग स्पेल से मेरे को गेम के बाहर कर सकते हैं एज ए बॉलर। दूसरा है कि वो मैच विनर है। उस्मान ख्वाजा ऐसे मैच विनिंग इनिंग्स बहुत कम खेली हैं उन्होंने, और वो डोमिनेट नहीं करते हैं, तो उनका डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले है। दूसरा है कि उनकी एज काफ़ी हो चुकी है, तो अब मेरे को नहीं लगता कि इनिशियल अभी इस स्टेज में वो ही इज़ एट दैट लेवल राइट नाउ। ओवरऑल रिकॉर्ड में अभी बेन डकेट को टाइम है कि टू रीच द लेवल ऑफ उस्मान ख्वाजा, बट मेरे को ऐसा लगता है कि विथ हीज टैलेंट एंड विद द वे ही इज अप्रोचिंग द गेम, विद इतना रिस्क वो लेते हैं, उस हिसाब से उनका एवरेज जो है 40+ है, वो दैट इज कमेंडेबल राइट, जिस हिसाब से वो खेलते हैं बेसबॉल। बिल्कुल, तो इसलिए मेरा ये स्लाइड चेंज है कि मैं इनको आगे रखता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो आते हमने 5 बैट्समैन की बात की, नंबर 5 पे थे टॉम लेथम हमारी तरफ से ओपनिंग बैट्समैन में। नंबर 4 की पोजीशन में थे हमारी तरफ से एडन मार्करम। नंबर 3 की पोजीशन में एमजे ने कहा कि वो उस्मान ख्वाजा को रखना चाहेंगे। नंबर 2 पे रखना चाहेंगे बेन डकेट को, और नंबर 1 की पोजीशन पे आई थिंक हम दोनों अग्री करेंगे, सिर्फ एक ही बैट्समैन उस पायदान में आता है, और वो हैं यशस्वी जायसवाल। जी बिल्कुल, मतलब कोई डाउट ही नहीं है, 50+ एवरेज रखा है आपने। और जिस हिसाब से आपका डे, जैसे अपन जो अभी अपन ने बेन डकेट के बारे में बोला है, सेम कैन बी अप्लाइड टू भाई यशस्वी जायसवाल। दूसरा है कि एज कम है तो देयर इज लॉट मोर स्कोप फॉर हिम टू इम्प्रूव। हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में जितने भी प्लेयर अपन ने अभी तक के नाम लिए हैं, अगर सबसे कम जो अपने विकेट पे प्राइस रखते हैं वो है यशस्वी जायसवाल। वो एक ओपनर को एक सीखना पड़ेगा कि देयर आर टाइम्स कि जब आपका पैच अच्छा चल रहा है, आप अच्छे रन बना रहे हो, तो आपको अपने विकेट पे, अपने फॉर्म के कारण आपको अपने विकेट पे थोड़ा सा और ज़्यादा वर्क करके उसको देने में ऐसे इजी नहीं देना चाहिए, लूज स्ट्रोक्स नहीं खेलने चाहिए, राइट। वो चीज़ों पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। उनको पता होना चाहिए कि बॉलर मुझे कैसे आउट करना चाह रहा है। आज की डेट में यशस्वी जायसवाल एक ऐसे बैट्समैन हैं जिनके बारे में टीम जो होती है पूरा डिसाइड करके आती है कि भाई तो कैसे बॉलिंग करनी है, क्या करना है। उनको ये बहुत समझना ज़रूरी है कि अगर मेरा डे है तो मेरे को उनको जितने रन बना सकते हो बनाना है। दूसरा है कि मुझे ये समझना पड़ेगा कि भाई उन लोग मेरे को कैसे आउट करना चाहते हैं, और वो आउट करने का जो तरीका है उसके अगेंस्ट में मेरे को खेलना पड़े तो खेल जाऊँ पूरे टाइम के लिए, जब तक कि मेरी आई सेट हो जाती है। तो मुझे बस वही लगता है कि एक चीज़ पे उनको वर्क करने की ज़रूरत है, एकमात्र चीज़ पे, वो है कि अपने कॉन्सेंट्रेशन लेवल के साथ अपने विकेट पे एक प्राइस टैग रखो कि भाई मेरा विकेट लेने के लिए तुमको इतनी अच्छी बॉल डालनी पड़ेगी, मैं तुम्हारे को आंडू पांडू बॉल पे विकेट नहीं देने वाला। यशस्वी जायसवाल के सॉफ्ट डिसमिसल्स बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर देखें कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने पहले टेस्ट मैच में एक शानदार सेंचुरी मारी थी, पर्थ टेस्ट में, डिफिकल्ट पिच थी, सेकेंड इनिंग्स में थोड़ा सा पिच स्लो हो गई थी, पर उनका सेंचुरी शानदार था। भारत एक शानदार जीत अर्जित की थी। पर उसके बाद अब अगर स्टार्क के अगेंस्ट उनके डिसमिसल देखें, फुल टॉस पे आउट हो रहे हैं, स्क्वायर लेग पे नच कर रहे हैं, आउट हो रहे हैं। अभी पिछले गेम में आपने लॉर्ड्स में देखा कि कैसे जोफ्रा आर्चर की बॉल पे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो कट कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल, बहुत ही ऑकवर्ड डिसमिसल था। और आप अगर यशस्वी जायसवाल के डिसमिसल देखें तो ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है कि कैसे वो सॉफ्ट डिसमिसल्स गए हैं। तो ये डेफिनेटली एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, एरिया ऑफ कंसर्न है। पर फिर भी वो जब रन बनाते हैं भारत को बहुत ही तेजी से मजबूत स्थिति में बनाते हैं। 52 का औसत, 21 टेस्ट मैच, कई शतक, मुझे लग रहा है 6 शतक है करीबन उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में। आईसीसी रैंकिंग में वो टॉप 10 में आते हैं, और प्रॉबेबली द ओनली ओपनर हु रैंक्स इन टॉप 10 इन आईसीसी रैंकिंग। तो यशस्वी जायसवाल विल बी द नंबर 1 इन आवर लिस्ट। डेफिनेटली, मतलब आज की डेट में उनसे ज़्यादा
फियरसम बैट्समैन कोई नहीं है ओपनिंग बॉलर्स के लिए। वो जब बैटिंग करते हैं, जब फॉर्म में होते हैं, तो ओपनिंग बॉलर्स के मतलब आपने देखा था उसमें उन्होंने पैट कमिंस को और जिस ईज के साथ मिचेल स्टार्क को, ये सब इतने ईज के साथ उन्होंने खेला था ऑस्ट्रेलिया में जब भी वो अपने डे पे थे। तो उसको देख के लगता है कि कितना ज्यादा टाइम है उनके पास, कितना टैलेंट है उनके पास, कितना इजीली वो अटैक को पूरा पलट सकते हैं, गेम की सिचुएशन को पूरा पलट सकते हैं। तो उस सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो ही इज द बेस्ट, आई वुड से राइट, ही इज प्रीटी क्लोज टू द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड एज वेल। उस कन्वर्सेशन में भी वो आते हैं, ओपनर ही नहीं। तो कुल मिला के इस समय हमें नहीं लगता कि केएल राहुल दुनिया के 5 ओपनर्स में से हैं। क्या उन्होंने रन बनाए हैं पिछले 2 टूर्स में भारत के बाहर? हाँ। क्या वो एक क्रिटिकल खिलाड़ी हैं भारत के लिए? हाँ। पर फिर भी मुझे लग रहा है कि उनको और एफर्ट की ज़रूरत है, अपने अच्छे फॉर्म को एक पर्पल पैच में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे वो 100 को 200 बना सकें, 50 को 100 बना सके कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली। हाँ, और ज्यादा इनिंग खेले जिसका रिजल्ट हो इंडिया का मैच जीतन, ये बहुत बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है।